सो लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कर लिया था, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट पार्ट इज सेम जो मैंने कल कराया था, तो मैं फर्स्ट पार्ट दोबारा नहीं करा रहा। 1600 किलोमीटर हाइट पर और 1600 किलोमीटर की डेप्थ में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं करा चुका हूं आपको। सेकेंड इज फाइंड रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस। तो रेट ऑफ वेरिएशन का मतलब समझिए, मैं पार्ट बी सॉल्व करा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इस पार्ट बी में अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, above the surface of earth, भाई above the surface of earth आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, इसका एक्सप्रेशन था इट्स gm/r²। वो आपसे कह रहा है डिस्टेंस के साथ g प्राइम कैसे चेंज कर रहा है। तो यहां पर ये जो टर्म लिखी है ना, रेट ऑफ वेरिएशन, ये मिसलीडिंग है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसने आगे बता दिया ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस। दैट मींस वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि g कैसे वेरी कर रहा है, वो आपसे कह रहा है डी जी ओवर डी आर कैसे वेरी कर रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। तो ये आ जाएगा -2 इट्स जीएम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आपसे ये पूछ रहा है, किसको ग्रेडियंट कहते हैं। वो नहीं कह रहा है कि जी की वैल्यू क्या होगी, वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी। तो पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ जी निकाल लो। अब तो बड़ा ट्रिवियल सा है, डी जी इसको डिफरेंशिएट करना आता है, 1/r² को डिफरेंशिएट किया -2/r³। तो डी जी प्राइम बाय डी आर आया -2gm/r³। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2gm/r+h का क्यूब। अब आपकी मर्जी है, आप इसे कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो यही वैल्यू रख दें, आप चाहे इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, r² से ऊपर और r² से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो टर्म आएगी, ये वाली टर्म gm/r², ये वाली टर्म, तो ये टर्म एग्जैक्टली है क्या, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं dg प्राइम ओवर dr इज -2g r² डिवाइडेड बाय r+h का होल क्यूब। दिस इज इट, इट्स dg प्राइम ओवर dr इज दिस। वैल्यू रखते चले जाइए, इट्स -2, g की जगह आप 9.8 रख दीजिए। r आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻⁶² डिवाइडेड बाय r+h। आपको पता है r इज 6.4 इंटू 10⁻⁶। 1600 किलोमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। दिस इज इट, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। बताइए ये आया समझ में। अरे भाई बताओ, ये क्लियर हुआ पार्ट। हाँ जी, अनम्यूट कर देता हूँ मैं जी, अनम्यूट कर दिया। बताइए सर dg/dr तो डिफरेंशिएशन है ना, तो हम -2gm को नहीं करेंगे डिफरेंशिएट। नहीं, ये सब कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, सिर्फ आप आर की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर वेरिएबल। तो ये जो टर्म आई दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस विद पोजीशन। याद रखिए, तो यहां से आप निकाल सकते हैं डी प्राइम ओवर डी आर क्या होगा। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 जब हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 में चाहिए विद डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सर वो -2gm/r³ कैसे आया? डिफरेंशिएट कर 1/r² का डेरिवेटिव इज -2/r³। ओके ओके सर। बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ की सरफेस के नीचे जाएंगे तो जी प्राइम हमने पढ़ा था, ये आया था g इंटू स्मॉल r बाय r, यही था जब हमने देखो डेप्थ में जब किया था कल, ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था हमने gr/r। अब जब आपको चाहिए तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, dg प्राइम बाय dr कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, r का डेरिवेटिव 1 होगा। देखिए मेरे साथ एक बहुत बुरी बीमारी है,
कि मैं इस स्टेज पर आकर ये एज्यूम भी नहीं कर सकता कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, क्योंकि मैं वो एज्यूम करूंगा तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। हम तो कर चुके हैं, फर्स्ट बुक खत्म हो गई, बेसिक्स आते हैं, आपको बहुत टाइम दिया मैंने एक एक बेसिक के ऊपर। अब तो मुझे कुछ चीजें माननी पड़ेंगी कि आपने सीखा है, और आपने नहीं सीखा तो नई वाली बैच ज्वाइन कीजिए और करते रहिए। अगर आप ऐसे नहीं सीखना चाहते हैं तो जब कोई नई बैच ज्वाइन हो उसे सॉल्व करते चले, ज्वाइन करते चले जाइए। तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, g is 9.8 और r is 6.4 into 10⁻⁶। ये आ जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ वेरिएशन। वो जी नहीं पूछ रहा अलग अलग पॉइंट्स पर, रेट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा। लिखा आप लोगों ने? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो। सर जी सर जो 1600 किलोमीटर बिलो द अर्थ है, उसमें सर जी बाय 1 प्लस आर 1 माइनस आर बाय एच हो जाएगा ना सर बस? क्यों g by 1 minus r क्यों जाएगा? डेप्थ में यही आता था ना, g प्राइम इज g 1 minus d by r, तो स्क्वायर बाय r लिखा था हमने। ये देखो, ये था ना सर, g स्मॉल r बाय कैपिटल R। मैंने दो एक्सप्रेशंस लिखे होंगे, एक लिखा होगा g 1 minus d by r और एक ये वाला। अच्छा अच्छा, ओ सर डेप्थ के लिए जी सर। इसके ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया r के साथ, r के साथ चाहिए था, r के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या बच गया? सिर्फ g by r ही तो बचेगा, क्योंकि r का डेरिवेटिव तो बना। भाई ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों को स्कूल में दिख जाएंगे, स्कूल एग्जाम्स में। मैं उठा रहा हूं वहीं से जो स्कूल्स में आए हुए क्वेश्चंस। लिखा सर? बस एक यस वेरी गुड सर, एक अरे अभी भी नहीं लिखा? सर डन। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। वेरिएशन देखिए, हमने हाइट के साथ देखा था, डेप्थ के साथ देखा था, शेप के साथ देखा था। अब एक आखिरी है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑन acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको डिस्कस करना है। सो देखिए, तो ये अर्थ है। अभी तक हमने जो कुछ भी किया ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये किया ये अज्यूम करते हुए कि अर्थ रोटेट नहीं कर रहा। अब आप अर्थ को रोटेट करना शुरू करो। जैसे ही अर्थ रोटेट करेगा, और यहां पर अगर कोई एक बॉडी रखी हुई है, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना, जो वेट है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर ये रोटेट करना शुरू कर दे तो एक फोर्स और आएगी, कोई बताएगा मुझे? एक और फोर्स आएगी सिर्फ रोटेशन की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे नहीं यार, सेंट्रीपिटल। और कोई बताओ, और कोई बताएगा मुझे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। कौन सी टेंजेंशियल सेंट्रीफ्यूगल। हाँ भाई, सर मैं भी वही बोल रही थी। मैं सेंट्रीपिटल कहते हो, सेंट्रीपिटल तो यही प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल कोई टाइप ऑफ फोर्स थोड़ी ना, रिक्वायरमेंट है। सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करती है, रोटेट करेगा फ्रेम बाहर की तरफ। अबे होता नहीं है, कार सर्कुलर टर्न लेती है, बाहर की तरफ जाके ऐसा लगता है गिर जाएंगे। तो जैसी अर्थ रोटेट करना शुरू करेगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होगी बॉडी पर बाहर की तरफ। अगर ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा नहीं हुई,
अगर ये ज्यादा हो गई ना ग्रेविटी से तो बाहर निकल जाएगा सब कुछ अर्थ से। भाई अर्थ रोटेट कहाँ कर रही है? स्पेस में ना, चारों तरफ तो सब खाली है। यहाँ आप खड़े हो, सब खाली है, इधर आपको खींचा हुआ है अर्थ ने अपनी तरफ। अगर ये और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ आपको खींच रही है, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाए ग्रेविटी से तो बाहर निकल जाओगे। यूजुअली होता यही अर्थ में कि ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा है। सो रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई। अब जरा गेस करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिर जाएगी? कम गिर जाएगी सर। सर कम हो गिर जाएगी। देखो उज़ैर बोलते गिर जाएगी। हाँ देखो नेट फोर्स कम हो जाएगी ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो ड्यू टू रोटेशन centrifugal force acts on body which decrease acceleration due to gravity। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कम कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। अब ये वाला केस एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं डिराइव नहीं कर रहा। आप डिराइव करना चाहें तो बड़ा आसान काम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लीजिए और इन्हें सबट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा सॉल्व। नहीं शफक, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता तो हम उड़ के बाहर निकल चुके। अब यहां पर एक चीज और लेते हैं। ये अर्थ की सरफेस है, ये इक्वेटर है, ये पॉइंट है, ये इसका लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्लास 10 तक आपने जियोग्राफी में कई बार सुना होगा। लैटिट्यूड अलग अलग पॉइंट्स का लैटिट्यूड अलग होता है। इक्वेटर पर अगर कुछ है तो लैटिट्यूड इज 0 डिग्री, पोल्स पे चला जाए तो लैटिट्यूड 90 हो जाता है। तो ये लैटिट्यूड है। तो जो फर्क पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, दैट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। रोटेट नहीं करती तो जी था, सरफेस पर रखिए, लेकिन अर्थ ने रोटेट करना शुरू कर दिया, ये आ गया। ये कंट्रीब्यूशन कहां से आया? ये कंट्रीब्यूशन बेसिकली आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब अर्थ रोटेट करना शुरू कर। अब आप कुछ चीजें सीधी लिख सकते हैं यहां से कि अगर मैं तुमसे कहूं भाई मुझे बताओ इक्वेटर पर क्या वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तुम जानते हो इक्वेटर के लिए लैम्डा इज 0 डिग्री। इफ लैम्डा इज 0 डिग्री then g prime is g minus r omega square cos square 0. Cos 0 is 1, so g prime is g minus r omega square. This is equator. आपको चाहिए पोल्स पर, तो पोल्स के लिए g प्राइम लैम्डा जो होगा दैट लैम्डा इज 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं g प्राइम इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 90। cos 90 इज 0, तो g प्राइम इज इक्वल टू g। मींस देख रहे हो यहाँ पर ये 0 हो गया। मींस रोटेशन का कोई भी इफेक्ट पोल्स पर नहीं पड़ेगा। जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो पोल्स के अलावा किसी पॉइंट पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इक्वेटर। तो ये था रोटेशन की वजह से। अब देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वो कहता है कि calculate time period, time period, ये क्वेश्चन देखना जरा। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो पिछले वाली स्लाइड हम लगाएंगे बाद में। अब बच्चे अभी लिख लेना उसमें, अभी लिख लेना, मैं उसको रब नहीं कर रहा ना अभी। इसको ये समझ में आया था, ये लिखने की टेंशन नहीं है, अभी मैं आ जाऊंगा फिर से पीछे। ये समझ में आया? इसको यूज कर ये न्यूमेरिकल समझ लो बस, फिर लिखते रहे। Time period rotation of Earth so that body placed on its surface becomes weightless। भाई वेट क्यों आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। कह रहा है भाई वेटलेस हो गया, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया। अब कुछ चीजें सोचिए, अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ 24 1 ईयर सर, 1 ईयर।
24 आवर्स है ना, रोटेशन सर वो रोटेशन पूरा अच्छा एक्सिस पे नहीं। रोटेशन अच्छा, रोटेशन रोटेशन एक्सिस पर रोटेट करता है ना, हम रोटेशन का इफेक्ट ले रहे हैं, रेवोल्यूशन एक्सिस पर रोटेट कर 24 वन डे 24 आवर्स, हम बाहर नहीं गिर रहे। दैट मींस जब तक अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 24 आवर्स है, ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम बाहर की तरफ जाकर नहीं गिर। अब बताओ, जब ये अगर आपसे कह रहा है कि अब तुम बाहर की तरफ जाकर गिरोगे, वेटलेस हो जाओगे, तो टाइम पीरियड तुम्हें क्या लगता है 24 से ज्यादा हो जाएगा, 24 से कम हो जाएगा? सर एक कम। मिनट रुक जाना, एक मिनट, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तुम यहाँ नहीं बोलोगे, यहाँ नहीं बोलोगे, चैट रूम में बोलोगे, सर पता तो चले कि दिमाग कितने चलता है। जब मैं कह रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी बढ़ जाएगी कि ग्रेविटी को एक्सीड कर जाए, तो मुझे बस ये बता दो टाइम पीरियड ग्रेटर देन 24 होगा, लेस देन 24 होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या लगता है? 23 बच्चे, 23 के 23 आंसर लिख दो, ए बी ए बी ए बी, क्या लगता है आपको? अरे लिखो कुछ तो। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ नॉर्मली कितना होता है? अच्छा मैं होस्ट नहीं हूं इसीलिए। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होता है 24 आवर्स, ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा है ना, तभी हम अर्थ की सरफेस पर हैं। मैं कह रहा हूं क्या टाइम पीरियड हो ऐसा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी को एक्सीड कर दे? टाइम पीरियड ग्रेटर देन 24 और लेस देन 24, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी को एक्सीड कर दे, हम बाहर गिर जाए। देखो कितना अच्छा आंसर है। एक का भी गलत नहीं है। अब आया एक, आसिया का गलत आया, और सबका सही चल रहा है, सबका सही चल रहा है। हिमांशु का सही है, आतिफ का सही है, मरियम का सही है, रशाद का सही है, साजिद का भी सही, शाइस्ता का भी सही, आसिया का गड़बड़, हर्षित, फातिमा, हमदा, हमजा, सबका ठीक है। अरे कम हो जाएगा यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाने के लिए तेजी से घूमेगा, जब तेजी से घूमेगा तो कम टाइम लगेगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब वही हमें कैलकुलेट करना है कि वो टाइम पीरियड होगा क्या। किसी को नहीं समझ में आया तो चैट रूम में डाल दो, नहीं समझ में आया दोबारा एक्सप्लेन कर दो। तो मैं कह रहा हूं फॉर वेटलेसनेस, वेटलेसनेस मींस वेट इज इक्वल टू जीरो। वेट जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? ये है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ये देगा टाइम पीरियड ओमेगा, ओमेगा निकाल लेते हैं। सो यहां से आ गया G इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर आ गया इट्स G बाय आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा आ गया इट्स रूट ओवर G बाय आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा को लिख दो 2 पाई बाई टी, 2 pi by t is root over G by R cos square lambda। तो यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बहुत मजे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, R cos square lambda over G। ये टाइम पीरियड होगा। और आप आर की वैल्यू, जी की वैल्यू रख दो, लैम्डा अगर गिवन हो किस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट वुड बी लेस देन 24 आवर्स। हर हाल में ये 24 आवर्स से कम आएगा। ये आप सबने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। चलिए लिख लीजिए ना, तो ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है रोटेशन से। चलिए अब मैं लास्ट स्लाइड लिखिए। सो दैट वाज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड शुरू करते हैं।
लिखा सबने? एक सेकंड। चलो चलिए इसको फिर हम यहाँ, चलिए इसको लिख लीजिए सर जी। सर जो लैम्डा जो है सर मतलब वो एंगल है ना सर? एंगल, लैटिट्यूड एंगल, इक्वेटर के साथ। लैटिट्यूड एंगल। हाँ लैटिट्यूड एंगल है। देखो लैटिट्यूड होता क्या है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया अर्थ की सरफेस पर, इस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये इक्वेटर के साथ जो भी एंगल बनाएगा दैट इज लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर पर लोगे तो ये एंगल 0 हो जाएगा, पोल्स पर लोगे 90 होगा, बाकी अलग अलग पॉइंट्स पर लैटिट्यूड की अलग अलग वैल्यूज होंगी। भाई ये भी लिख लो तो मुझे बताओ, फिर आगे जाएंगे। डन सर। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। सर वो cos स्क्वायर लैम्डा तो रूट होके cos लैम्डा बन जाएगा ना? जी जी, तो आप बाहर ले जाएंगे कॉस में। ओके सर। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जस्ट 2 मिनट के। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है। आपने 2 फील्ड्स, इनफैक्ट 3 फील्ड्स हैं जो बहुत सुनी होंगी, एक ग्रेविटेशनल फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इन्हें कनेक्ट करना शुरू करें तो ये तीनों फील्ड्स 3 फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जब आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। तीनों फोर्सेस में कॉमन क्या है, अगर आप सोचना शुरू करें तो एक चीज कॉमन है कि ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने के लिए 2 बॉडीज में कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है। भाई सन और अर्थ के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट सन अर्थ के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसी तरह से आप कुछ और सोचो, लाइक एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर मैग्नेट से सबने खेला होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अक्सर ऐसा होगा जहां भी आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मिलेंगी, उन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, हर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए एक फील्ड मिलेगी। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स को ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा अब मुझे बताना तुम्हें क्या लगता है, फील्ड ज्यादा नेचुरल है कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड या कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ज्यादा है? आप ये सब पढ़ चुके हैं कि अर्थ है, और ये मास है। अर्थ इस मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा अर्थ ने मास m पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी। मैं इसी चीज को अगर ऐसे कहूं कि अर्थ एक फील्ड जनरेट करता है, और एज्यूम फील्ड लाइक सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, हालांकि फ्लूइड नहीं है, लेकिन अगर फ्लूइड की फॉर्म में सोचोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा कि अर्थ है, अर्थ ने अपने में से कुछ रेडिएशन निकाल दी, रेडिएशन इज अ बेटर वर्ड, रेडिएशन निकाली, एंड दैट रेडिएशन इज फील्ड। वो रेडिएशन इस मास m तक पहुंचती है, और ये मास m एक फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई आपको कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगती है, कहानी A या कहानी B? सही। A अच्छी लगती है, बी सर। B अच्छी लगती है, कहाँ नशा अच्छी लगेगी? देखो जिसे शॉर्टकट चाहिए ना उसके लिए कहानी A बहुत अच्छी है।
लेकिन जो बहुत डिटेल में सोचता है उसे कहानी ए में बहुत फ्लॉज दिखते हैं। जैसे एक फ्लॉ, शायद मैं क्लास ले रहा था तो किसी ने पूछा था बीच में, मैंने उसे वहीं चुप कर दिया था, शायद उजैर था कौन था, कि भाई मास m और अर्थ के बीच में फोर्स तो है, लेकिन वो लग कैसे रही है? हवा में है क्या? यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि अर्थ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर पा रहा है? कुछ नहीं है ना बीच में, बहुत बड़ा गैप है कि फोर्स अप्लाई हो कैसे रही है, मैकेनिज्म क्या है? तो वो मैकेनिज्म फील्ड है कि अर्थ ने अपनी फील्ड जनरेट की। जब वो फील्ड यहां पहुंच गई तो उस फील्ड ने इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर। सो इन दैट केस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इज कंप्लीट। ये नहीं है। सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि हम फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि फील्ड आपको मैकेनिज्म देगी फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है उसका। मास ने फील्ड जनरेट करी, फील्ड पहुंचा दूसरे मास तक, दूसरा मास फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है और नीचे आ जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि फोर्स हमारी पूरी यूनिवर्स हर जगह ग्रेविटेशन फील्ड। सो इन टर्म्स ऑफ फील्ड, force is exerted by field on the mass. तो डायरेक्टली एक मास दूसरे मास पर फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा है, एक मास फील्ड जनरेट कर रहा है और दूसरे मास पे जा रहा है। अब मास अपनी ही फील्ड से नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि अर्थ ने फील्ड जनरेट करी और अपने पर ही फोर्स लगा दे। भाई अर्थ फोर्स लगाएगा दूसरे के ऊपर, ये अर्थ पर अगर फोर्स लगाएगा तो ये अपनी फील्ड जनरेट करेगा और अर्थ पे फोर्स लगा देगा। इट्स लाइक इसने अपनी रेडिएशन जनरेट करी, इसे पुश कर दिया, इसने अपनी रेडिएशन जनरेट करी, इसे पुल कर दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। भाई पिक्चर बननी शुरू हुई, क्योंकि अगले 1-2 लेक्चर में बार-बार फील्ड कहता रहूंगा, चाहे मैं एनर्जी पढ़ा रहा हूं, मैं फील्ड बार-बार यूज करूंगा। समझ में आया व्हाट इज फील्ड बेसिकली? यस आत्मा मास जनरेट करता है, मास जनरेट करता है फील्ड। अगर मास है तो फील्ड होगी। वो तो मैकेनिज्म की बात कर रही हो, मैं इस लेवल पर वहां नहीं जा सकता। सर ह्यूमन बीइंग जनरेट करते हैं? कुछ भी, हर वो चीज जिसमें मास है वो फील्ड जनरेट करता है। हम भी फील्ड जनरेट। सर जिस हाँ सर आपने कहा सर कांटेक्ट के बिना सर वो होता है, लेकिन सर जब मैग्नेट और सब बाकी केसेस सर उसमें कांटेक्ट के बिना सर वो अट्रैक्ट कैसे होंगे? होता है ना, देखो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, बताओ कोई कांटेक्ट नहीं, क्या ये इसे अट्रैक्ट करेगा? सर थोड़ा पास ले जाना पड़ता है ना सर, कांटेक्ट में लाना पड़ता है तभी तो होता है। क्या बात कर रहे हो? मैग्नेट का नॉर्थ पोल, चलो मैग्नेट का साउथ पोल, दूर है, अट्रैक्ट करते हैं? यस सर। कांटेक्ट है? नहीं है। नो सर। यहाँ भी कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं। मेरा पेन है अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं है, जैसे ही छोड़ूंगा अर्थ की तरफ चला जाएगा, अर्थ खींच रहा है। These are non-contact forces. और सर आप सर चैट्स नहीं पहुंच रहे सर मेरे आप तक। दोबारा बताइए। सर उसमें लिखा रहा है सर यू कैन नॉट चैट विद। सर आपके चैट्स नहीं पहुंच रहे सर। यस सर अभी हो रहा है मेरे साथ। अब देखना जरा, अब आ रही चैट, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस तो आ रहे हैं। हाँ चलो अब आया ना, हिमांशु का आया, मरियम का आया। चलो, अर्थ पर पॉजिटिव चार्ज होता है साजिद। अर्थ इज न्यूट्रल साजिद, अर्थ पे कोई चार्ज नहीं है। द नेट चार्ज ऑन द अर्थ इज 0। बट अर्थ पे मास होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड मास जनरेट करेगी, चार्ज नहीं जनरेट करेगी। तो मैं बस एक पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में एक पिक्चर बन जाए फील्ड की, उस पिक्चर पे मैं बहुत सारी चीजें कराता चला जाऊँ। भाई क्लियर है? यस सर। अब ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड की, अब आ जाओ एनसीईआरटी कैसे डेफिनेशन देती है, हम वहां आ जाते हैं। फील्ड आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक मास फील्ड के बाहर रखा हुआ है, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस सर। अच्छा सर फील्ड के बाहर नहीं। फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा फील्ड।
साजिद का एक क्वेश्चन आया, पॉजिटिव नेगेटिव हो तभी तो अट्रैक्ट करेगा। हाँ साजिद, लेकिन ये वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। वहां जो फील्ड इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करा रहा, मैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड करा रहा हूं, जिसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जरूरत नहीं है, जिसके लिए मास जरूरी होता है। साजिद सर लेकिन फील्ड तो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है ना, मतलब हाउ कैन वी, मतलब आप हाँ, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। आप किस टाइप की फोर्स लगा रहे हैं पता डिपेंड करेगा किस तरह की फील्ड है। मास ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, दोनों अलग है। ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती, इलेक्ट्रिक फील्ड मास पर फोर्स नहीं लगाती। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मास के ऊपर फोर्स नहीं लगाती। सर जी, एक रीजन तक ये फील्ड होती है। जी, एक रीजन में लिमिटेड होगी मेरे। मैं उसकी डिटेल दे दूंगा, पता नहीं बाउंस कर देगा अगर वो चीज। मैं अभी बता देता हूँ लिमिटेड का क्या मतलब है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन around a mass in which सर जी सर मेरा मैसेज आपके पास नहीं जा रहा है। कौन बोले? सर अलीना। अलीना एक बार लॉग आउट करके बच्चे लॉग इन करो। सर मेरा भी नहीं गया अभी तक। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस तो आ रहे हैं बच्चों के। लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करो। Gravitational force can be experienced. तो मास के अराउंड एक रीजन है, कोर्स तो शायद मैंने सारे हटा दिए ना, अब तो मैं ही हूं बस। मास के अराउंड एक रीजन होगा, जिस रीजन में उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट है। मास m है, इस मास m के अराउंड एक रीजन है। मैं कह रहा हूं इस मास की फील्ड बस यहां तक एग्जिस्ट करती है, इसके आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस रीजन में आप मास कोई और मास लेकर आए, तो ये वाला मास अपनी फील्ड के थ्रू इस मास को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आप एक मास इस रीजन के बाहर लेकर जाते हैं, तो ये वाला मास इस मास को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फोर्स सिर्फ फील्ड के अंदर होगी, फील्ड के बाहर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? मास के अराउंड एक स्पेस है, जिस स्पेस में इसकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस फील्ड के अंदर आप कोई दूसरा मास लेकर आए, तो ये मास अपनी फील्ड के थ्रू इस पर फोर्स एक्सर्ट कर देगा। इसकी फील्ड के बाहर रखेंगे तो ये मास इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। जस्ट ये सिंपल कॉन्सेप्ट है फील्ड। then also it will experience force, तभी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल, अगर ये सरकमफेरेंस बिल्कुल पेरिफेरी पर, तभी करेगा। तो जो फोर्स अब जो फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं सोर्स मास। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे कहते हैं टेस्ट मास। इसे मैं फील्ड जनरेट करने के लिए नहीं लाया, इसे मैं सिर्फ इसलिए लाया ताकि मैं देख पाऊं कि भाई फील्ड थी या नहीं थी। हाँ देखो, अब मुबश्शिरा ने बहुत सही चीज की। मुबश्शिरा कह रही है कि ओके, स्मॉल एम भी तो अपनी फील्ड जनरेट करेगा। बिल्कुल, मुबश्शिरा ये भी अपनी फील्ड जनरेट करेगा, और वो फील्ड कैपिटल एम पर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। बट मैं अभी फोर्स ले रहा हूँ स्मॉल एम पर, तो स्मॉल एम पर फोर्स कैपिटल एम की फील्ड की वजह से आएगी, कैपिटल एम पर फोर्स स्मॉल एम की फील्ड की वजह से आएगी। इज इट? ऐसे चलता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन हो गई। भाई क्लियर हुआ ये तो सिर्फ समझाने Yes, वाली बात थी कि फील्ड होता क्या है, व्हाट इज फील्ड। अब एक इसका लिख लो, फिर देखेंगे फील्ड को मेजर कैसे करते हैं। सर जी सर फील्ड किसी चीज पर डिपेंड करता है? मास की बात है, जितना हैवी मास होगा उतनी। सर फील्ड की एक लिमिट होती होगी ना?
असल देखो बच्चे, होता है कि जैसे जैसे आप मास से दूर जाते हैं ना, तो फील्ड वीक होती चली जाती है। बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे, फील्ड इतनी कम हो जाएगी कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे सन की ग्रेविटेशनल फील्ड हम अर्थ पर एक्सपीरियंस करते हैं, फाइनाइट, लेकिन अगर हम किसी और गैलेक्सी में चले जाएं, वहां कोई स्टार होगा, तो उसकी फील्ड अर्थ तक पहुंच रही होगी, लेकिन पहुंचते पहुंचते इतनी वीक हो जाएगी कि आप उसे फील नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर तो यहाँ फील्ड की वैल्यू 10 है, यहाँ 9 हो जाएगी, यहाँ 8 हो जाएगी, जैसे जैसे दूर जाओगे कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक रीजन तक आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे, उस रीजन के बियॉन्ड नहीं कर सकते। यस सर, मैं ये पूछ रही थी। बट देखो, द पिक्चर ऑफ फील्ड वेरी क्लियर होनी चाहिए जहन के अंदर कि फील्ड है क्या चीज, फोर्स कैसे फील्ड एक्सर्ट करे, तभी मजा आएगा, वरना सिर्फ फॉर्मूला रट कर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फायदा नहीं। दिखना चाहिए कि वो क्या है। सर जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम में कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। बिल्कुल, ना ना, अभी तो इसकी बात कर रही हूँ, ये वाली फोर्स। यस सर। ये फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन स्मॉल एम बाय फील्ड ऑफ कैपिटल एम। कैपिटल एम की फील्ड स्मॉल एम पर जो फोर्स अप्लाई करेगी वो ये है, स्मॉल एम की फील्ड कैपिटल एम पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में होगी। फील्ड खींचती है, अट्रैक्ट करती है। अलीना, जो भी फील्ड जनरेट कर रहा है उसे हम सोर्स मास कहते हैं। यहाँ कैपिटल एम है ना जो फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसको मैंने सोर्स कह दिया। स्मॉल एम को सिर्फ इसलिए ला रहे हैं चेक करने के लिए कि फील्ड है या नहीं, तो उसे टेस्ट कह दिया। टेस्ट करने के लिए ला रहे हो तो टेस्ट मास हो, ठीक है? यस सर। चलिए, वेरी गुड। बिल्कुल आतिफ, फोर्स फील्ड, ये फील्ड है अर्थ ने जो जनरेट करी ना, यहां तक फील्ड को मानो रेडिएशन, जैसे लाइट है ऐसी फील्ड है। अर्थ ने एक रेडिएशन जनरेट करी, फील्ड जनरेट करी, ये फील्ड है। ये फील्ड स्मॉल एम पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये फील्ड स्मॉल एम पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो बिल्कुल अलग अलग चीज। फोर्स फील्ड की वजह से आती है। जी राहिम, ये सिंगल मास की प्रॉपर्टी है। सोर्स ऑफ मास तो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। बिल्कुल उधर सोर्स ऑफ मास पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा कि हम किसके ऊपर फोर्स ले रहे हैं। फॉर द फोर्स ऑन स्मॉल एम, कैपिटल एम इज सोर्स, बट फॉर द फोर्स ऑन कैपिटल एम, स्मॉल एम इज सोर्स, राइट? फातिमा, अगर फील्ड के अंदर बहुत सारे मासेस हैं तो फोर्स कम हो जाता है इसका जिप्सम। नहीं फातिमा, उस पर फर्क नहीं पड़ता, फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम होगी। कितने भी आप मासेस रख दो, वो सेम फोर्स अप्लाई करती चली जाए। फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज होगी, इस पर डिपेंड करेगी कि जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। उस फील्ड में कितने मासेस रखे हैं वो मैटर नहीं करता, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, वेरी गुड, इतना आ गया होगा आप लोगों को। अब मैथ्स पर आते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा भी करना है जो एग्जाम में आता है, वो चीजें भी देखते हैं। सो एग्जाम में आपसे पूछता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कि आप मेजर कैसे करेंगे फील्ड को। चलो ये तो बता दिया कि फील्ड है क्या चीज, अब मेजर करो। जब आप मेजर करते हैं तो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और कैजुअली इसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह देते हैं। तो आज के बाद जब भी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड कहूंगा ना, मेजर करो या कैलकुलेट करो, तो उसका मतलब यही होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट। देखो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। पहली चीज, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मास। जैसे फोर्स दो मासेस पर डिपेंड करती है, दो पर नहीं, एक पर। जो जनरेट कर रहा है सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कैपिटल एम की फील्ड सिर्फ कैपिटल एम पर डिपेंड करेगी, उससे मतलब नहीं कि स्मॉल एम क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल मास, ये आपको कैलकुलेशन में दिख जाएगा। ये आपको क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताएगा ये आपको फील्ड एट अ पॉइंट।
ये आपको बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो ये बताएगा। एक चीज और होती है, इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड, अभी मैं दिखा दूंगा कैसे आती है डेफिनेशन। एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इस डेफिनेशन को मैं भी जस्टिफाई कर दूं। अब जरा सीखो, इस डेफिनेशन की फिक्र मत करना, ये भी दिख जाएगी। एक मास कैपिटल है, मैं कहता हूं भाई यहां बताओ मुझे इसकी फील्ड क्या होगी, तो तुम क्या करोगे, यहां पर एक टेस्ट मास रख दोगे। तुमने एक टेस्ट मास रख दिया स्मॉल है, ये सोर्स है, मुझे सोर्स की फील्ड चाहिए, सोर्स मास की, तुमने यहां रख दिया टेस्ट मास। सबको दिख रहा होगा कि कैपिटल एम स्मॉल एम को अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा बाय अ फोर्स जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। कैपिटल एम स्मॉल एम को अपनी तरफ खींचेगा एक फोर्स की वजह से, विच इज ग्रेविटेशन फोर्स। अब इसको स्मॉल एम को अट्रैक्ट कर कौन रहा है, कैपिटल एम की फील्ड। तो कैपिटल एम की फील्ड है जो ये फोर्स अप्लाई कर रही है। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, आई इज ग्रेविटेशनल फील्ड, I is gravitational field of small m. Small m की gravitation, or sorry, not small m, capital M. And what is F? F G क्या लिखूं, अब तो F ही लिख दूं, एक ही फोर्स है, सब ग्रेविटेशन फोर्स। F is the gravitational force on small m by capital M. स्मॉल m पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स। हमजा अभी आपको दिख जाएगा, देखो बस यहां ध्यान देना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। जैसे ये डेफिनेशन होती है ना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसी ये डेफिनेशन है फील्ड की। दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट मास divided by the magnitude of test mass. This is the definition of field. Force experienced by test mass divided by the magnitude of test mass. And it is a vector. Its direction, हमेशा जो भी फील्ड जनरेट कर रहा है, फील्ड उसकी तरफ होगी, is towards the source mass. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो सोर्स की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सोर्स मास हमेशा फील्ड एक्ट करेगा। इसकी जो एसआई यूनिट है, फोर्स बाय मास, तो फोर्स इज न्यूटन divided by mass which is kg. तो SI unit will be Newton per kg. So dimensions अगर आप देखेंगे तो dimensions इसकी acceleration से मैच करेंगे। भाई force by mass तो acceleration होता है, तो dimensions जो होंगी इसकी, that's L1 t minus 2, same as acceleration. अब देखो ये वाली definition कैसे justify करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि if टेस्ट मास इज ऑफ 1 kg, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी ये कितना आ जाएगा, F by 1। तो देखिए I और F इक्वल आ गया, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ ली। तो ये जनरल डेफिनेशन है फील्ड की, जो हर तरह के मासेस के लिए वैलिड है। अब जैसे अलग अलग शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था, इसी तरह से अलग अलग टाइप की बॉडीज की फील्ड के एक्सप्रेशंस अलग आते हैं।
एनसीईआरटी ने सिर्फ पॉइंट मास दिया है, हम एटलीस्ट पॉइंट मास और स्फीयर और रिंग डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगे, बट ये एक्सप्रेशन सबके लिए वैलिड। फोर्स निकालो, मास से डिवाइड कर दो, फील्ड आ जाएगी। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसे हम एज सच न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे। जो चीज न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे वो इसके बाद डिराइव कराएंगे। अलग अलग टाइप के मासेस के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस आए। यस सर, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड सर कैपिटल एम का है ना सर? जी, कैपिटल एम का है, लेकिन यहाँ स्मॉल एम। देखो ये जो फोर्स है, इस फोर्स में कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों आ रहे होंगे। स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया तो दिख रहा है स्मॉल एम खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम पर डिपेंड करेगा। और यही हम शुरू से एक्सपेक्ट करते हुए चल रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मास, इट शुड डिपेंड ओनली ओवर द सोर्स मास। इसीलिए टेस्ट मास से डिवाइड कर दिया सर। हम टेस्ट मास को 1 kg लेके चलेंगे। हाँ, या तो 1 ले लो या टेस्ट मास से डिवाइड कर दो। यहाँ डिवाइड कर दोगे तो इसमें से टेस्ट मास का कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं, फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास में दिख जाएगा। आसिया अलग अलग मास है। देखो जो फील्ड जनरेट है तो दोनों ही मासेस, कोई अलग तरह का मास नहीं है तो मासेस। बस एक टाइम पर तुम एक की फील्ड देख रहे हो तो उसे सोर्स कह दिया, दूसरे को ये देख रहे हो कि फोर्स लगती है नहीं लगती, उसे टेस्ट मास कह दिया। बस आसिया ये फर्क है। हाँ भाई, क्लियर है ना? यस सर। Sure. Next thing. The next is अब ऑपोजिट नहीं होता फातिमा, टूवर्ड्स होता है। ऑपोजिट नहीं लिखा, टूवर्ड्स लिखा, टूवर्ड्स द सोर्स। टूवर्ड्स होता है कि जो भी मास होगा उसकी फील्ड उसी की तरफ होगी, एम की फील्ड एम की तरफ होगी। ये डायरेक्शन है टूवर्ड्स द मास। क्योंकि देखो ये अपनी तरफ खींचेगा तभी फील्ड खींचती है ना, जिस डायरेक्शन में फील्ड खींच रही है वही फोर्स होगी। तो जहां फोर्स वही फील्ड का डायरेक्शन। टूवर्ड्स है, ऑपोजिट नहीं है। अब देखिए ये तो जनरल एक्सप्रेशन था, इसे बहुत ज्यादा आप कैलकुलेशंस में यूज नहीं करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ, हाँ टूवर्ड्स, फोर्स की वजह से फातिमा। देखो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? फील्ड। फोर्स का डायरेक्शन आप जानते हैं कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है ना, आपको फोर्स का डायरेक्शन पता है। फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? फील्ड अप्लाई कर रही है। तो नेचुरल सी बात है, जहां फील्ड रही होगी वहीं फोर्स मिल रही है। तो वहां से अंदाजा लगा कि फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास है, क्योंकि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मास होती है। मास अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। जी फातिमा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास। अब अलग अलग तरह के मासेस की हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करें। पॉइंट मास, इसको हम डिराइव करेंगे। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जरूरत पड़ेगी मुझे, उन्हें हम डिराइव नहीं करेंगे। सो ये कैपिटल एन, इट्स अ पॉइंट मास, और इसकी वजह से मैं आपसे कहता हूं यहां फील्ड कैलकुलेट कीजिए। सो मेथड ये है कि यहां टेस्ट मास रखिए। टेस्ट मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा आर। तो आर बेसिकली मैंने एक पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है राइट में। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी बॉडी पर
F जो होगा that gravitational force is G mm by r square. ये ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है। डायरेक्शन क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स का? टुवर्ड्स द मास पुल करेगा। तो अगर r राइट में है तो यहाँ पर एक माइनस r कैप में यूनिट वेक्टर यूज कर बस डायरेक्शन के लिए कि यहाँ r है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस r कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर याद होगा आपको, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये डायरेक्शन बता रहा है कि लेफ्ट की तरफ है और कहीं किसी तरह से काम नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स डिवाइडेड बाय द पॉइंट मास, टेस्ट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई इट्स GMM बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ r कैप डिवाइडेड बाय m से ये m कैंसिल हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई माइनस ऑफ GM बाय r स्क्वायर इंटू r कैप। ये वेक्टर फॉर्म में, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि अगर पोजीशन वेक्टर राइट में है तो फील्ड लेफ्ट में होगी। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। और मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन सिंपली होता है GM by r square. So this is the gravitational field which is GM by r square. ये ग्रेविटेशनल फील्ड थी GM by r square. This is due to a point mass. तो अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, दिस इज r एंड दिस इज I, मैं आपसे कहता हूं ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो आप जानते हैं 1 by r स्क्वायर का मतलब है हाइपरबोलिक वेरिएशन। ऐसे फील्ड जाएगी। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अगर किसी को फॉर्मूला में दिक्कत लग रही है तो मैं आपसे कहता हूं कि एक मैंने मास ले लिया, लाइक 10 kg का मास ले लिया। ये पॉइंट है जो 10 kg के मास से 10 मीटर के सेपरेशन पर है। मुझे यहाँ फील्ड बताइए। फॉर्मूले में टेस्ट मास नहीं है, टेस्ट मास तो डिराइव करने के लिए लाए थे, मत रखो, कुछ नहीं है यहाँ पर। फील्ड हो सकती है, ये मास यहाँ फील्ड जनरेट करेगा। डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का? 10 kg की तरफ। कैलकुलेट कैसे करोगे फील्ड का मैग्नीट्यूड? GM by r स्क्वायर। G कितना है? 6.67 इंटू 10 raised to the power -11। M कितना है? 10 kg। R स्क्वायर क्या हो गया? 10 स्क्वायर, दैट्स न्यूटन पर केजी। डायरेक्शन आपको पता है टुवर्ड्स द मास होगा। इसमें मुझे परेशानी बताइए अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है। दिस इज फॉर अ पॉइंट मास, किसी और के लिए यूज मत कर लेना, सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है। सर ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मास के लिए? सिर्फ पॉइंट मास के लिए। ओके सर। जी सर वो आर कैप कहाँ गया सर जब मोड लगा तो? दोबारा बताइए सर जब मोड लगा तो आर कैप यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओ यस सर, यस सर। और नेगेटिव साइन तो मॉडुलस के बाद आता ही नहीं है, डायरेक्शन बता रहा था। और इसमें भी कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। तो जब मैं आपसे फील्ड कहूं ना, तो दो मासेस मत ढूंढना। एक मास की प्रॉपर्टी है 10 kg की फील्ड सिर्फ 10 kg पे डिपेंड करेगी, दूसरा मत ढूंढना। सर जी सर ये तो हर बार स्मॉल m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये मास पर डिपेंड नहीं करता? टेस्ट मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन देख रहे हो कैपिटल M तो आ रहा है। कैपिटल किसका मास है? सोर्स। तो ये बता रहा है कि सिर्फ सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट मास पर डिपेंड कर रहा है। एक मास पर डिपेंड करेगा, दैट इज सोर्स मास। तो देख रहे हो फाइनल फॉर्मूले में स्मॉल m है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया। आपको डेरिवेशन करके दिखानी थी मुझे। न्यूमेरिकल से बात करेंगे तो आप ये डायरेक्टली यूज करें। सर ये जब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आप क्यों कह रहे हैं सिर्फ पॉइंट मास के लिए? ये टेस्ट मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो अच्छा मुझे बताओ, ये एक्सप्रेशन देखकर मास है या नहीं है इस एक्सप्रेशन में?
ये वाला सर सोर्स मास है ना, किस मास पर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट मास पर या सोर्स मास पर? सोर्स मास। हाँ, तो ये जितने कह रहे हैं ना मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनका कहने का मतलब है टेस्ट मास पर डिपेंड कर रहा है, सोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ सोर्स मास जो है दैट शुड बी अ पॉइंट मास। अगर मैं तुमसे कहूँ ना 10 किलो की यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है, बता दो फील्ड, ये नहीं आएगा। या मैं कहूँ 10 किलो का एक ट्राइंगल रखा हुआ है, बता दो फील्ड, ये नहीं आएगा। ये आएगा तभी जब आपके पास पॉइंट मास हो, मींस जिस चीज पर मास है वो जस्ट पॉइंट है, उसकी कोई डायनेमिक चीज नहीं। सर जी अगर हम एक पॉइंट से पॉइंट पे देख रहे हैं तो मास क्या लेंगे? नेग्लिजिबल। दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे अभी हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ले रहे हैं तो मास डीएम लेंगे क्या? भाई पॉइंट जो है, पॉइंट का मतलब ये होता है, साजिद शायद आपका भी यही कंफ्यूजन, पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि मास बहुत छोटा है, पॉइंट का मतलब होता है इसका कोई साइज नहीं है, छोटी सी चीज जिसका कोई साइज नहीं है। मास बहुत ज्यादा हो सकता है, एक पॉइंट पे 1000 kg का मास हो सकता है। अगर ये न्यूक्लियस है ना, ऐसा हो सकता है कि पॉइंट हो और मास बहुत ज्यादा हो। तो पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि इसका कोई मास ही नहीं है, इसका मतलब साइज नहीं। तो एक पॉइंट की वजह से दूसरे पॉइंट में कुछ भी मास हो सकता है, टीएम क्यू 1 लाख ले लो, क्या परेशानी है, साइज ही तो नहीं है, मास है। हर्षित आया कुछ? यस सर। पॉइंट डजंट मीन कि मास 0 है या मास छोटा है, इट मीन साइज छोटा है। अरे न्यूक्लियस होता है ना एटम के अंदर छोटा सा, अगर इतने न्यूक्लियस ले आऊं यहाँ पर तो उसका मास पता नहीं कितने लाख kg हो जाएगा, इतना बड़ा भी अगर न्यूक्लियस ले आया। That depends on the density. और सर एक और बात, हमने वो शेल थ्योरम की थी ना जी सर, तो ये रिप्लेस कर सकते हैं ना पॉइंट को स्फीयर से उस हिसाब से? भी आएंगे, उस पर आएंगे। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी उस पर भी आएंगे। ओके सॉरी सर। अभी आते हैं, अभी आते हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन है आपका। अच्छा अभी 1 मिनट रुकना है, कुछ सही सोच रहे हैं आप। छोड़ो, चलिए समझ लीजिए। अब एक क्वेश्चन और करिए। मैं आपको क्वेश्चन ऐसे देता हूं, मैं कहता हूं अब मास, पहले सोचने की कोशिश करना है कि क्या ऐसा होगा। सॉल्व तो मैं कर दूंगा। 5 kg is placed in external gravitational field of 100 Newton per kg। तो 5 किलो के मास को इस एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। कैलकुलेट करना है आपको फोर्स। तो कैसे करेंगे भाई, एक फील्ड है, आई फील्ड है, इस फील्ड में 5 किलो का मास रख दिया, भाई फील्ड मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। तो देखो फोर्स सीधा ऐसे निकालते हैं, फोर्स इज मास मल्टीप्लाइड बाय फील्ड। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मास लीजिए और फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस पर फोर्स ले रहे हो वो टेस्ट मास है, फील्ड कितनी है 100, फोर्स कितनी आ गई 500 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, जहां फील्ड होगी वहां मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सीधी सी बात। 500 न्यूटन की फोर्स आ गई फील्ड की डायरेक्शन। दोनों तरह से करेगा, कभी फील्ड कैलकुलेट करवाएगा, कभी फील्ड देगा और कहेगा बताओ फोर्स। तो सिंपल मास को फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगी। बट ख्याल रखिएगा ये फील्ड 5 किलो वाला मास नहीं जनरेट कर रहा, दिस इज एन एक्सटर्नल फील्ड, किसी और ने करी होगी, कोई यहां रखा होगा मास जिसने फील्ड जनरेट करी। फील्ड एक्सटर्नल हमेशा होती है जो मास पर फोर्स अप्लाई कर रही होती है। जैसे यहां पर ये जो फील्ड है स्मॉल एम की नहीं, ये फील्ड कैपिटल एम की फील्ड है।
ऐसी ये फील्ड 5 kg की नहीं है, कोई और होगा जो फील्ड जनरेट कर रहा है। तो एक बार फील्ड पता है तो दूसरे मास की जरूरत नहीं है फोर्स की। इसे भी लिखिए, ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए फील्ड में, फिर हम चीजों को मॉडिफाई करें। सर यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ? इस 5 kg के अलावा कोई और है जो इस फील्ड को जनरेट कर रहा है, ये नहीं जनरेट कर रहा। लिख लिया सबने? चलो जी नेक्स्ट। सर ये अभी जब रिपीट करेंगे सर, आवाज नहीं आई। ये फील्ड 5 kg वाला मास जनरेट नहीं कर रहा, कोई और जनरेट कर रहा है। ओके ओके सर। हाँ, F इज इक्वल टू एम आई, यहां से हो गया साजिद, आई था ना F बाय एम, तो F हो जाएगा एम आई ना, आई F बाय एम था तो F एम आई हो जाएगा। ऐसे। चलो ये सब लिख चुके हैं। अब ये तो पॉइंट मास था, एक पॉइंट मास था। अब मैं तुम्हें 10 पॉइंट मास दे दूं तो तुम्हें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसा फोर्स के लिए पढ़ा था, क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे। भाई अगर तुम चीजों को देख सकते हो ना, तो फिर जरा तुम्हें भी मजा आएगा कि फील्ड है क्या चीज, कैसे जनरेट हो रही है। इसको ऐसे समझो कि एक फ्लूइड सा फ्लोर है, रेडिएशन है, उसमें एक मास रख दिया, और रेडिएशन इसको भी खींचती हुई ले जाएगी। वो रेडिएशन ये जनरेट नहीं कर रहा, कोई और जनरेट कर रहा है। रेडिएशन मैं गलत नाम दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप फील कर पाए, देख पाए उसी की चीज वो कैसी रही। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है अगर आपका एक सिस्टम है जिसमें कई पॉइंट मासेस हैं, तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करो। लाइक कई पॉइंट मासेस है, n1 है, m2 है, mn है, n पॉइंट मासेस है। इन n पॉइंट मासेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे, हर मास की वजह से फील्ड लो और सारी फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे। यहां चाहिए ना फील्ड, हर मास की वजह से फील्ड लो, पहले मास की वजह से फील्ड लो, दैट्स I1। यहां ना ढूंढने लगना कोई मास, ये तो पॉइंट है। जैसे यहां पर कोई मास थोड़ी ना रखा था, यहाँ पर क्या 10 kg की वजह से यहाँ फील्ड कैलकुलेट कर रहा है। I1 I2 I, सारी फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। तो इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर अ सिस्टम of n interacting point masses, net gravitational field नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, एक मिनट बस मैं इसको लिख दूं फिर मैं आता हूं। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल मास। ऑफ फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल मासेस। सो जो नेट फील्ड होगी, दैट नेट फील्ड इज इंडिविजुअल मासेस की फील्ड्स ऐड करते चले जाएंगे। I1 प्लस I2, जस्ट अ सेकंड रशा, I सबको ऐड कर दिया फील्ड के। हाँ रशा अब बताइए। सर ये सुपरपोजिशन का क्या मीनिंग है? सुपर इम्पोज करी, एक की फील्ड आई, दूसरे की आई, तीसरे की आई, सब सुपर इम्पोज कर एक सिंगल फील्ड बनाया। ओके सर। हाँ उज़ैर, अब आप बताइए आप क्या पूछ रहे थे? तो मैं पूछ रहा सर, ये आपस में भी तो तीनों अट्रैक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम तो फील्ड किसी एक पॉइंट पर ले रहे हैं।
फील्ड तो हर मास इंडिविजुअली जनरेट करता है, सिंगल मास की प्रॉपर्टी है। फोर्स नहीं ले रहा मैं, फील्ड ले रहा हूँ। तो हर मास इंडिविजुअल फील्ड जनरेट करेगा, सबकी इंडिविजुअल फील्ड्स नहीं, और कंबाइन करेगा। ऐसे मान लो कि यहाँ से एक वेव आई, यहाँ से एक वेव आई, यहाँ से एक वेव आई, सारी वेव्स ने कंबाइन कर एक सिंगल वेव है। ओके सर। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, यार देखो क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे मैंने तुम्हें उसमें कराया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स में। तुम कहोगे तो मैं दोबारा से करा दूंगा, बट दैट्स वेरी लेंथी, एक एक क्वेश्चन आधा आधा घंटा ले जाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको कराया था 1 मास m यहाँ, 2m यहाँ, 3m यहाँ, 4m यहाँ पर आपको नेट फील्ड चाहिए। तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। मैंने आपको दिखाया था ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। हर मास की वजह से फील्ड लीजिए और जैसे आपको सिखाया हुआ है ऐसे वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आंसर वही आएगा जो आंसर फोर्स में आया था, बस एक मास कम कर देना। फोर्स में 2 मासेस आ रहे होंगे, एक मास कम कर देना, आंसर भी आप जानते हैं। कैलकुलेट फील्ड एट द सेंटर। भाई बताएगा कोई मुझे इस फोर्स की वजह से आंसर क्या आया था? मासेस यही ऐसे ही रखे थे ना सारे, m2, m3, m4m। अबे बताते नहीं तुम लोग। यस सर। फोर्स बता दो बच्चे, मुझे बता दो फोर्स कितनी आई थी, मैं लिख दूंगा। 4gm m/a²। 4gm सर हाँ, टोटल ये आया था 4gm/a²। नो सर, नहीं आया था। फिर क्या आया था? यार तुम कॉपी देख के भी नहीं बता पाते हो। अच्छा सर, वो भी था रूट में, रूट की वैल्यू थी 4gm। और बताओ रूट में क्या था? 5 था क्या? 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना रूट में क्या था? 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलो यही आंसर आएगा तुम्हारा। आंसर भी बता दिया मैंने। करोगे बिल्कुल वैसे ही। चलो साजिद ने लिख दिया, करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लिख लीजिए। सर ये स्मॉल m नहीं था, कैपिटल M था। कोई बात नहीं, अब स्मॉल m आएगा क्योंकि मैंने स्मॉल m लिया। ये आंसर आएगा। इसे लिखिए, इसे ट्राई कीजिएगा। मैं जरा आपको एक न्यूट्रल पॉइंट सिखा दूं, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाएंगे। एट एम था, 3m था, 8m था? नहीं यार 3m दिया हुआ, 8m दिया हुआ। बताना 3m था 8m था क्वेश्चन में, गड़बड़ कोई? यस सर 8m था। 8m कितनी देर सर आपने सर 8m। सर आपने कैलकुलेशन करने के लिए 8m कर दिया। 8m था तो 8m रख लो सर। आंसर पता है तुम्हें, इसे सॉल्व करके देखना, मेथड सेम है, बस एक मार्क्स कम हो जाएगा। इसे लिख डालिए, जल्दी जल्दी लिख डालिए, फिर देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। फील्ड को कैंसिल कैसे करेगी? लिखा? क्या बात है, रशाद बड़ा तेज लिखने लगा। रशाद तुम तेज लिखने लगे हो ना, तुमने स्क्रीनशॉट वाला काम तो शुरू नहीं कर दिया? नहीं सर, स्क्रीनशॉट से बाद में नहीं लिख पाता मैं लिखता नहीं हूँ स्क्रीनशॉट में, हाथ से लिखता हूँ। ऐसा हो जाता है, वो पड़े रह जाते हैं स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट तो बर्बाद चीज होती है, ये छूट गया तो लिख लो, वो भी इस नियत से कि ये कॉपी में तो जाएगा नहीं कभी। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, न्यूट्रल पॉइंट का न्यूमेरिकल करने से पहले। भाई 2 प्लैनेट है या 2 सन है सोलर सिस्टम में, एक की जगह 2 सन है, बिल्कुल एक से सन, एक साइज, एक मास, दोनों सन। इनके बिल्कुल सेंटर पर मैंने तुम्हें ले जाके रख दिया, कहां किस तरफ अट्रैक्ट हो गए? सर कहीं भी नहीं। सर अट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं होंगे। क्यों? खींचेगा नहीं ये सन? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलो फील्ड होगी यहाँ कोई? हाँ सर। यस सर। यस सर, फील्ड तो होगी। अबे फील्ड होगी तो फिर तो मिड पॉइंट पर है बिल्कुल ये सेंटर। फील्ड होगी तो फोर्स भी होनी चाहिए। बट मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट होगा। तुम अगर ये कह रहे हो कि नेट फोर्स 0, ये कह रहे हो ना सब?
Yes, Yes, sir. सर मतलब यही कह रहे हैं कि नेट फोर्स 0 होगी, नेट फोर्स 0 होगी, इसका मतलब नेट फील्ड भी 0 है, फील्ड भी कैंसिल हो जाएगी। जैसे तुमने फोर्स की टर्म्स में सोचा ना कि फोर्स को कैंसिल कर देगी, दिख रहा है तुम्हें, इधर खींचेगा, कैंसिल कर दिया। ऐसे ही अगर तुम्हें फील्ड दिख रही होती तो तुम ये सोचते हो कि ये भी जनरेट करेगा अपनी फील्ड, ये भी जनरेट करेगा अपनी फील्ड, दोनों फील्ड बराबर होंगी क्योंकि मास सेम, सेपरेशन सेम, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फील्ड 0 है। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, इसे मैं कह दूंगा न्यूट्रल पॉइंट है। ये जो पॉइंट यहां मिल जाएगा, इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। जिस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 हो जाती है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं। बताइए, ये बात आई आप लोगों के समझ में? Yes, sir. बस यही मुझे कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बराबर नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, थोड़ी सी और अकल लगाओ, इसका मास m है, अरे इसका मास m है और इसका मास 10m है, क्या अब भी इनके बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा सर? सर कहीं हो पाएगा, मतलब बीच में कहाँ होगा? ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। m सर के पास होगा या 10m के पास होगा? 10m 10m के पास। m के पास सर, m m के पास, Sir, M M के के पास पास। होगा। m के पास होगा, कम वाले के पास होगा, इससे दूर होगा तो ताकि फील्ड कम हो फील्ड जाएगी। कम हो, इसके पास होगा ताकि इसकी फील्ड ज्यादा हो। अबे तो बेचारा वैसे ही इतना ज्यादा हैवी मास है, इसके पास लेके जाओगे तो फील्ड बढ़ जाएगी ना, कम वाले के पास हो ताकि फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर। अब ये कम वाला अगर किसी के दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे देता हूँ कि दो मासेस हैं, 2 मासेस, एक m है, एक 10m है, और दोनों रखे हुए are placed at separation, कितना दे रहे हैं, a ले लेते हैं। At what point ऑनलाइन, जैसे तुम 12th में आओगे ना, पहला चैप्टर तुम यही पढ़ोगे, फील्ड पढ़ोगे, एक एक चीज जो तुम फोर्स मास के साथ कर रहे हो उसे तुम चार्ज के साथ रिपीट करोगे, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन से। एट व्हाट पॉइंट ऑन लाइन joining two masses net field is 0। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसमें कहीं सेंटर पर नेट फील्ड 0 होगी। तो एक मास है m, दूसरा मास है 10m, और कहीं इनके बीच में यहां पर एक पॉइंट है p। इसे कहा मास नंबर 1 है, इसे हम मास नंबर 2 कहते हैं। यहां कहीं फील्ड 0 है, मुझे डिसाइड करना है कहां एग्जैक्टली फील्ड 0 है। दोनों के बीच में सेपरेशन है a, तो मैंने कहा भाई यहां कहीं x मान लो, तो ये अपने आप a माइनस x हो जाएगा। पहला मास अपनी तरफ फील्ड जनरेट करेगा I1, दूसरा मास अपनी तरफ फील्ड जनरेट करेगा I2। तुम जानते हो नेट फील्ड 0, I1 प्लस I2 इज 0। और इतने भी समझदार होगी, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो ये एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, I1 माइनस I2 इज 0। तो इसे आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2। I1 को आप लिख सकते हैं इट्स GM डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, I2 is G into 10m divided by a minus x का होल स्क्वायर। G से G गया, m से m गया, दोनों साइड रूट ले लेते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, 10 बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। दोनों साइड रूट ले लो तो 1 बाय एक्स आ जाएगा, ये रूट 10 बाय a माइनस एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस एक्स आ गया रूट 10x, तो ये a आ गया x प्लस रूट 10x। तो ये आया रूट 10 को कुछ लिख दूं मैं, देखो रूट 10 क्या होगा, 3.33 होता है, 3.2 लिख देता हूँ, हो सकता है गड़बड़ हो, 3.2 लिख दो, 3 के आसपास ही जाएगा। तो a आ गया कितना आया, 4.2x। तो यार देखो x आ गया a बाय 4.2 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज a बाय 4.2। x मिल गया आपको एक बार, तो आप डिसाइड कर सकते हैं ओके x इज a बाय 0.2, तो इसके पास लाई करेगा, इससे दूर चला जाएगा। ये वैल्यू है आपकी।
चलिए इतना लिख लीजिए। चलो जी, गुड, सबने लिख लिया ये भी। नो सर, एक सेकेंड सर। अच्छा, यहाँ अगर मैं किसी को रख दूं मास को, तो उसके साथ क्या होगा? क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ, न्यूट्रल पॉइंट, नेट फील्ड 0, नेट फोर्स 0, नो ग्रेविटेशनल फोर्स एट न्यूट्रल पॉइंट। जहां फील्ड नहीं वहां फोर्स नहीं। ऑन न्यूट्रल पॉइंट, जहां फील्ड नहीं वहां फोर्स नहीं। इतना लिख लीजिए, फिर हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे। नहीं, एनर्जी नहीं, अभी तो कुछ शेप्स के लिए और आपको जानना है फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है। डन सर। 1 स्क्वायर 0। अरे साजिद, तुमने सीखा है वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हो, वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। हम तो मान के चल रहे हैं ना, एट पॉइंट पी कंडीशन ही यही है। वो आपसे कह रहा है कि पी पॉइंट पर नेट फील्ड इज 0, तो पी पॉइंट पर ये दो फील्ड्स एक्ट कर रही हैं, तो वो कह रहा है क्वेश्चन में, तो हम भी कह रहे हैं कि भाई 0 होगी, 0 होगी। सुनाया साजिद?